ओके। तो देखो लास्ट क्लास हमने तीन लॉस पढ़े थे, है ना। तीन गैस लॉस पढ़े थे। हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, है ना, आप लोगों को ध्यान होगा। हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था और गैलुसेक लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट किया था और ये देखा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के। उसके बाद हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में हमने कांस्टेंट किया था टेम्परेचर को और हमने कहा था कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। और गैलुसोक लॉ में हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था और हमने कहा था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के, यानी कि टेम्परेचर के। आपको ये ध्यान रखना है कि इन लॉज में आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना है। हम लोगों ने कुछ ग्राफ बनाए थे, ग्राफ से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे सवाल किए थे, ठीक है। आज हम एक और इंपॉर्टेंट लॉ की बात करने वाले हैं, विच इज अवोगाद्रोस लॉ। क्या कहता है अवोगाद्रोस लॉ, है ना, देखते हैं हम लोग। तो देखो बड़ा आसान सा लॉ है। क्या कहता है अवोगाद्रोस लॉ? कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब आप टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। दो अलग अलग गैसें ले लें, उन गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट कर दें आप लोग, ठीक है। क्या कहता है, सुनो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम of two gases will contain the equal number of moles। अभी समझाएंगे इसको। the equal number of moles, that is equal number of molecules। मतलब सर समझाओ क्या कहना चाह रहे हो आप। क्या कहता है अवोगाद्रोस लॉ? बहुत सीधा सा लॉ है। कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब दो, आपके पास दो गैसेस हैं, लेट इट बी, एक गैस ये रही, है ना, कौन सी मान लें इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। एक गैस आपके पास ये रही, लेट इट बी, मान लो आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ले लो, ठीक। दो डिफरेंट गैसेस हैं। इन दो डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर हमने सेम किया हुआ है। मतलब इसका टेम्परेचर मान लो कितना है, T, और इसका टेम्परेचर भी कितना है, T। इन दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, सही है। लेट इट बी, इसका प्रेशर कितना मान लो आप, P, इसका प्रेशर भी कितना मान लो, P। सुनना ध्यान से, हमने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, इन दोनों का वॉल्यूम भी मैंने कितना लिया, सेम। लेट इट बी, ये मैंने 2 लीटर ले लिया, ये भी मैंने कितनी ले ली, 2 लीटर। तो अगर इनका वॉल्यूम भी सेम है तो आपको पता है इन दोनों गैसेस के मोल्स भी क्या होंगे, सेम। बात समझ में आई? बहुत आसान सा लॉ है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मान लो आपने टेम्परेचर प्रेशर सेम किया, इसका 2 लीटर लिया और 2 लीटर में इसके कितने मोल निकल के आए, n मोल निकल के आए, तो इसके भी कितने मोल निकल के आएंगे, n मोल निकल के आएंगे। आपने इसका 3 लीटर लिया, डेफिनेटली इसके मोल इंक्रीज कर जाएंगे। इसके लेट इट बी n2 मोल निकल के आए, तो इसके भी कितने मोल निकल के आएंगे, n2 मोल निकल के आएंगे। समझ में आती है बात मेरी यहां तक? यानी कि सर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर इस लॉ को हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना है तो सर हम लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, number of moles of a gas is directly proportional to volume of that gas। लिख सकते हैं मैं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं कहना क्या चाह। मान लो आपके पास 4 गैसेस हैं, एक है आपके पास हाइड्रोजन, सही है, एक है आपके पास नाइट्रोजन, एक है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और चलो एक और ले लेते हैं, एक है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
हमने कहा इन पांचों गैसेस का टेम्परेचर कैसा है, सेम। हमने कहा इन पांचों गैसेस का वॉल्यूम, सॉरी, इन पांचों गैसेस का प्रेशर कैसा है बेटा, सेम। ठीक है, इसके मैंने 10 लीटर लिया, इसका भी मैंने 10 लीटर लिया, इसका भी मैंने 10 लीटर लिया, इक्वल वॉल्यूम ले लिए सबके, इसका भी मैंने 10 लीटर लिया और इसका भी मैंने 10 लीटर लिया, और इसके मोल निकाले फिर 10 लीटर लेने के बाद। इसके मोल निकल के आए कितने, लेट इट बी n मोल। तो बेटा इसके भी कितने मोल निकल के आएंगे, n मोल। इसके भी कितने मोल निकल के आएंगे, n मोल। इसके भी n और इसके भी n। अच्छा बताओ, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे कि नहीं होंगे, आते हैं ना मॉलिक्यूल निकालना। कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे H2 के, n इंटू Na। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है भाई। इसके n मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसके n इंटू Na। इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, n इंटू Na। इसके भी कितने होंगे, n इंटू Na। इसके भी n इंटू Na, क्योंकि सबके n मोल निकल के आए तो इसके भी n इंटू Na। फिर डिफरेंट क्या होगा, एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स मे बी डिफरेंट। एटम्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट। समझो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि कितने एटम्स होंगे, कितने होंगे बताओ, 2 इंटू n इंटू n, होंगे कि नहीं होंगे। यहां पर भी चलो एटम सेम ही होंगे, 2 इंटू n इंटू n। क्यों, क्योंकि दोनों की एटमोसिटी सेम है। आपको याद है दोनों डायटोमिक गैस ही हैं। अगर दो गैसेस की एटमोसिटी सेम है तो एटम भी सेम आएंगे, पर एटमोसिटी अलग आ जाए तो एटम भी डिफर कर जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, 2 यहां पे क्या होगा, 3 इंटू n इंटू n, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो। जबकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, यहां पर भी उतने ही आएंगे, 3 इंटू n इंटू n। और यहां कितने आ जाएंगे, 2 इंटू n इंटू n। तो बहुत सीधा सा लॉ है, आसान सा लॉ है, इसको यूज करना आपको आना चाहिए कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट कर दो। दो गैसेज हैं, अगर उनके वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो सेम वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, तो उन दोनों के मोल्स भी सेम होंगे, और मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। एटम भी सेम होंगे। एटम कब सेम होंगे, जब उनकी एटमोसिटी सेम होगी। मतलब मान लो दोनों डायटोमिक गैसेज हैं तो एटम भी सेम हो जाएंगे, ट्राई एटॉमिक है तो एटम सेम हो जाएंगे। समझ रहे हो, अब एक डायटोमिक है एक ट्राई एटॉमिक है तो एटम भी क्या कर जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। नोट करो इसको अपनी कॉपी में, यहां से ये वाली बात समझ में आती है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। हाँ भाई, इसका 20 लीटर ले लो, इसके मोल्स इंक्रीज कर जाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सही है, इसके भी उतने ही हो जाएंगे। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ये भी समझ में आना चाहिए यहां से। बोलो क्लियर है सबको ये बात। देखो वापस, अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा यहां पे नंबर ऑफ एटम्स बता, मुझे एक बात बता, निकालने सीखे एटम्स, इसके एक मोल में कितने एटम होंगे, 2 इंटू एन है ना, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, है ना। अब इसके मेरे पास मोल्स कितने, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास, n इंटू एन है। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसके n इंटू एन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एन इंटू एन ए, क्यों, क्योंकि इसकी एटमोसिटी 2 है। इसके भी इतने ही मोल है तो इसके भी एटमोसिटी 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे इसके, 2 इंटू एन इंटू एन ए। मैं क्या कह रहा हूं समझो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि इफ एटमोसिटी ऑफ गैसेस आर सेम, अगर एटमोसिटी भी सेम है, then number of atoms are also same, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे समझो इसकी एटमोसिटी कितनी है मयंक, इसकी CO2 की, अरे 1 2 3 ट्राई एटॉमिक है ना, 3 एटम्स दिख तो रहे, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन, ट्राई एटॉमिक गैस है। इसकी एटमोसिटी कितनी है,
तो इन दोनों के एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। जब आप इनके मोल्स निकाल के इनके एटम्स निकालोगे तो कैसे आएंगे, सेम। मोल सेम तो मॉलिक्यूल सेम, और अगर एटमोसिटी सेम तो एटम्स भी सेम। क्लियर है सबको ये? नोट करो इसको। अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर यहां पर भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से है ना, N1 अपॉन N2 लिख सकते हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। नोट करो तो बताना, किया सबने? ओके ओके, आसान था, कोई दिक्कत इसमें? इस लो को आप लगा भी चुके हो, पता है आपको, आपने जब वो पढ़ा था ना क्या, मोल कंसेप्ट, तब आपने इस लो को लगाया था। मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा, मैं मिटा रहा हूं इसको। हालांकि वहां डायरेक्ट ये इस लो की बात हम लोगों ने नहीं की होगी, पर ये लो अप्लाई जरूर किया था आपने। आपको याद है, अगर कोई भी गैस है, कोई भी जो आप चाहें वो गैस मान लें, प्रेशर उस गैस का कितना है, 180 है, सही है। टेम्परेचर है उसका कितना, 298 केल्विन, इतना ही रखा था ना। तो उस गैस के एक मोल में अगर हम उसका एक मोल ले लें तो उसका वॉल्यूम कितना होता था, याद है आपको? 22.4 लीटर। हम देखते ही नहीं थे कौन सी गैस है, हम तो कहते थे कि अगर इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल लेगा। यही तो बात है। वो नहीं आई बात समझ में? इक्वल वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आपने तीन गैसेस ले ली इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, तीनों के 22.4 लीटर ले लिया, तीनों का वॉल्यूम सेम है, मोल भी कितने होंगे, सेम, दैट इज 1 मोल। किया था ना ये आप लोगों ने? भूल गए? अरे इसके तो 3 4 5 सवाल कराए होंगे। चलो मिटाऊं फिर इसको, अवोगाद्रोस लो। तो देखो ये अवोगाद्रोस लो था, ठीक है, 4 छोटे छोटे से बेसिक लॉज हमने पढ़े, है ना, और इन लॉज को मिलाकर हम डिराइव करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। वैसे तो एज सच आप पढ़ चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन, एज सच इसका कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है, पर किताबों में है तो कर रहे हैं। हेडिंग लगाएं, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ नहीं, इन सारे लॉस को मिला के लिखना है, आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए बताइए चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। और टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन। दूसरा लॉ कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? गैलुसेक लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है बताओ? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? जब कौन कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक्स लॉ बताओ क्या था ये? वॉल्यूम कांस्टेंट किया था इस पर, और वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। चौथा लॉ हमने कौन सा पढ़ा आज?
अवोगाद्रोस लॉ। ये क्या कहता है भाई? अवोगाद्रोस लॉ बोलो कि इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल, दो गैसेज हैं, उनका वॉल्यूम इक्वल है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनके मोल्स भी इक्वल होंगे। मतलब जितना ज्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने ज्यादा उनके मोल्स बढ़ जाएंगे। तो यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। क्या इन चारों इक्वेशंस को मिला के बेटा मैं ये लिख सकता हूं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT? लिख सकते हैं क्या यहां से? देख लो इसमें सब कुछ आ गया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, आ रहा है इसमें देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। V का आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N के, आ रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N के। अगर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन V। तो यहां से कौन सा लो आ जाएगा आपका? बॉयल्स लो भी आ जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो चारों को मिलाने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो किसी कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। तो हमने कहा PV इज इक्वल्स टू nRT एंड दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाती है? आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पे डिफरेंट टर्म्स के मीनिंग आपको शायद पता है। हेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड T इज द टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में लोगे? केल्विन में। R को जानते हो? R कांस्टेंट है। ये कहलाता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या रेदर आप इसे केवल क्या कह सकते हो? गैस कांस्टेंट। आप इसको और किस नाम से जानते हो? गैस कांस्टेंट के नाम से। कई सारी वैल्यूज होती है इसकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। कौन कौन सी फेमस वैल्यूज है इसकी? हम 3 वैल्यूज काम में लेते हैं। कौन कौन सी समझो। R इज इक्वल्स टू, एक तो होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। यही होगा ना? यहां हम इसकी यही वाली यूनिट काम में लेंगे। निकाल के देख लो यहां से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यूनिट निकाल के देख लो इसकी। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? PV अपॉन में NT। P किस में लोगे आप? ATM में। वॉल्यूम किस में लोगे आप? लीटर में। हाँ लीटर में देखेंगे हम वॉल्यूम को यहाँ पे। ये किस में लोगे आप? मोल में। अरे तो नंबर ऑफ मोल्स ही है तो यूनिट क्या होती है? मोल। और ये किस में लोगे? केल्विन में। यूनिट क्या हो जाएगा R का? ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ये इसकी वो यूनिट है या वो वैल्यू है जो आपको इस चैप्टर में ज्यादातर काम में लेनी है। इसके अलावा इसकी एक एनर्जी वाली और यूनिट होती है, जानता है कोई आप में से? R इज इक्वल्स टू, हाँ, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, मतलब ATM इंटू लीटर किसके बराबर होता है? जूल के। अब जब निकालोगे कन्वर्जन सीखोगे, इसका भी एनर्जी टर्म्स पढ़ाऊंगा जब मैं आपको, तब बता देंगे कि किस तरह से कन्वर्ट किया इसको। ये क्या है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अच्छा एक और इसकी वैल्यू होती है कैलोरी में। अगर मैं ले लूं जूल की जगह तो क्या होती है वो? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, या लगभग 1.97 कैलोरी पर मोल केल्विन। हाँ बिल्कुल, आप इसका अप्रोक्सीमेशन करके इसको आप काम में लेंगे हमेशा। 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है। तो इसकी ये 3 यूनिट होती है बेटा, या 3 वैल्यूज होती हैं। इसमें से इस चैप्टर में कौन सी काम आने वाली है तुम्हारे? ये वाली। अल्दो मैं इसको भी यूज लूंगा जब हम लास्ट में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। जब हम इसकी भी बात करेंगे ये वाली भी काम में लेंगे। आपको इसको यूज करना आना चाहिए। आपको इसे यूज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है आइडियल गैस इक्वेशन में कि वॉल्यूम आपका किसमें होना चाहिए? लीटर में। प्रेशर किसमें होना चाहिए? ATM में। आपको प्रेशर किसी में भी दिया हो, आपको बार में दिया हो, आपको पास्कल्स में दिया हो, आपको टोर में दिया हो, आपको mmHg में दिया हो, आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? ATM में। आपको वॉल्यूम किसी भी यूनिट में दे देगा वो, आपको उस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लेना है? लीटर में। टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। ठीक है, बाकी ये तो मोल्स में ही देगा। नोट करो इसको अपनी कॉपी में।
दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ बेटा बोलो। इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए हेडिंग लगाए। अच्छा, इस आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्म हम देखते हैं, है ना। छोटी सी हेडिंग लगाना, क्या? डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। डेंसिटी फॉर्म, एक और फॉर्म बड़ी फेमस होती है इसकी, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सर ये डेंसिटी फॉर्म क्या है, समझते हैं क्या है? अच्छा, आपने अभी अभी पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सर? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? पीवी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी। सही है। या फिर आप डब्ल्यू को कह दो मास इन ग्राम, ग्राम में जो मास गिवन होगा आपको गैस का, ठीक है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? P इंटू एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। लिखा जा सकता है इसको ऐसे, इसको ऊपर ले गया, इसको यहां ले आया, तो पी एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। अच्छा, मास इन ग्राम या फिर गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या इसी को हम डेंसिटी कहते हैं? हाँ, एक्चुअली डेंसिटी तो है ही है। तो पी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी आर टी। सही है। ये बड़ा फेमस होता है, इस पर कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी। अच्छा, यहां पर डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, बता सकते हो? भाई ऊपर मास है, ग्राम में होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो ग्राम में है। वॉल्यूम किस में दिया होता है आपको, या किस में कन्वर्ट करना होता है आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के लिए? लीटर में करना पड़ेगा ना, ड्यू टू दिस आर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना, यहां पर डेंसिटी, डेंसिटी का जनरली हम यूनिट लेते हैं या तो ग्राम पर एमएल या किलोग्राम पर लीटर। यहां पर क्या ले रहे हैं हम? ग्राम पर लीटर। तो ध्यान रखना ये चीज, यूनिट में गलती मत करना। ठीक है, कर दो नोट छोटा। बताओ। चलिए, तो ये हमने बात की कुछ छोटी छोटी इस चैप्टर की। कहां तक लिखा? तूने पूरा ही नहीं लिखा क्या? थोड़ा बहुत नहीं लिखा तो वो तो मैं लिख देता हूं। तो ये वाला था ना, पी एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। लिख दे, लिखा है। हेडिंग लगाना, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और आगे देखो, एज सच मैं आपको डायरेक्ट एक टॉपिक नहीं करा रहा, या कोई ऐसा नहीं है कि कुछ थ्योरी है डायरेक्ट। आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मैं सिखा रहा हूं जो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम उनको सीख लेते हैं पहले।
हेडिंग लगाया अपनी कॉपीज में, टाइप्स ऑफ वेसल्स। हाँ, जिन वेसल्स में हम रिएक्शंस कराएंगे, जिन वेसल्स में हम गैसेस को फिल करेंगे, वो कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, और उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज देखने वाले हैं। डायरेक्ट ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है आपकी बुक में, बस ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। टाइप्स ऑफ वेसल, मिटा दूं अभी? टाइप ऑफ वेसल्स, बर्तन, बर्तन समझते हैं, कंटेनर। तो देखो दो तरह के वेसल्स होते हैं मेनली, नहीं होते तो कई तरह के हैं, हम मेनली दो तरह की बात करेंगे अभी, एक ओपन वेसल और एक क्लोज्ड वेसल। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन वेसल की। ओपन वेसल, अच्छा ओपन वेसल मतलब जो एक तरफ से खुला हुआ हो, है ना। जैसे बना देते हैं हम, ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर इस तरफ से खुला हुआ है, इस कंटेनर में कोई गैस फिल है, सही है। बस इसी वेसल को हम क्या कहेंगे, ओपन वेसल। हाँ, एक तरफ से खुला हुआ है, ओपन वेसल। खास बात क्या है इसकी, खास बात इसकी ये है कि अगर आप इस ओपन वेसल की बात करो तो इस ओपन वेसल में, अरे यार तू थर्मोडायनेमिक्स को क्यों बीच में ला रहा है, छोड़ उसको। मैं क्या कह रहा था, सुनो। हाँ नहीं, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, हम थोड़ा यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि वहां कैसे काम में लेना है। सुन लो, हाँ ये बात कही इसने। इसकी खास बात ये है कि इस पर हमेशा एक प्रेशर अप्लाई होगा, यहां पर जो गैस के पार्टिकल होंगे इन पर हमेशा एक प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर हम कितना लेकर चलते हैं बेटा, 1 atm, विच इज आल्सो नोन एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ में आती है बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कब तक मानना है इसका प्रेशर 1 atm आपको, जब तक आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना दिया गया हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, ये एक ओपन वेसल है, आपको इस ओपन वेसल पर जिस तरफ से ये खुला पड़ा है उस तरफ से प्रेशर कितना लेकर चलना है, 1 atm। अगर आपसे उसने कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना कहा हो, मान लो अगर वो ऐसा कह दे कि इसको हमने किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाकर रख दिया जहां आपका प्रेशर 5 atm है, 10 atm है, तब तो आपको वो लेना पड़ेगा, तब तो वो बता रहे हैं आपको। अदरवाइज आपको इसका प्रेशर कितना लेना है, 1 atm, कांस्टेंट मानना है, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो इस वेसल को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे कुछ ऐसे बना दूं इस वेसल को, ये लो कुछ ऐसे, ये गैस भर दी, थोड़ा सा इसको मैंने 30 डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया, क्या अब भी प्रेशर 1 atm लगेगा? नहीं सर, दो कंपोनेंट कर लेंगे इसके, कंपोनेंट ले लेंगे। कोई कंपोनेंट लेने की तो नहीं सोच रहा, फिजिक्स में लेते हैं जैसे आप लोग, सर दो कंपोनेंट कर लेते हैं, नहीं, अभी भी इस पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा बेटा, 1 atm। रीजन, पहली बात तो ये देखो, कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है जब इस तरह से, एक बार जेई ने क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर बेस, हाँ वो देखते हैं हम, आगे देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन था कैसा नहीं था। उन्होंने इसी तरह कंटेनर को थोड़ा झुका दिया था, एक एंगल दे दिया था, है ना। अब बच्चों ने, कईयों ने क्या किया, कंपोनेंट बना दिए उसके, बनाते हो ना फिजिक्स में, कंपोनेंट ले लेते हैं, cos थीटा, tan थीटा, फलाना थीटा। नहीं करना, क्यों? एक तो बात ये कि जो आपका प्रेशर होता है वो वैसे ही एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर होता है क्या प्रेशर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कंपोनेंट लेने का तो वैसे ही मतलब नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे ये हाथ है, इस हाथ पर ऊपर की तरफ से कुछ एयर का प्रेशर लग रहा है, इस तरफ से कुछ एयर का प्रेशर लग रहा है, इस तरफ से लग रहा है, इस तरफ से लग रहा है, क्या वो प्रेशर अलग अलग है या सेम है? बोलो, अरे समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? वो जो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, क्या वो प्रेशर सेम है या प्रेशर अलग अलग है? सेम प्रेशर है बेटा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्लूइड्स होते हैं ना, फ्लूइड्स मतलब जिनमें डिफ्यूजन का नेचर पाया जाता है, बहने का नेचर होता है, वो जो फ्लूइड्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर पर, सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर सेम टाइप का प्रेशर अप्लाई करते हैं चारों तरफ से।
बात समझ में आती है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, आप इसके दो कंपोनेंट नहीं कर सकते। फ्लूइड्स सारी डायरेक्शन से सेम प्रेशर अप्लाई करते हैं, और साथ में ये तो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो कैसी यूनिट होती है? वेक्टर। वह कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब सर कुल मिला के यहां काम की बात यह है कि अगर आपके पास एक ओपन कंटेनर है, इन एन ओपन कंटेनर, प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सही है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। बोलो कर सकते हैं हम ऐसा? कह सकते हैं ना ऐसा हम लोग? अच्छा, अगर ना दिया हो कुछ भी तो आपको वो प्रेशर कितना मान लेना है? 1 atm अपनी तरफ से मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना दिया हो तो 1 atm मान लेना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कुछ भी मानो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 atm मान सकते। बोलो क्लियर है इतना? चलो अब सुनो एक बात, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में, ओपन कंटेनर है, ओपन ओपन वेसल है, उस कंटेनर में एक गैस भरी हुई है, उसका वॉल्यूम कितना है? V1। ठीक है, उसके मोल्स कितने हैं? N1, और टेम्परेचर कह दिया आपसे T1। लेट इट बी प्रेशर मान लो कितना है? P1। आप इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 R T1। सही है। एक दूसरा कंटेनर है, उस दूसरे कंटेनर में आपने एक गैस भरी हुई है ना, ओपन ही है, सेम एटमॉस्फेयर में रखा है, ओपन कंटेनर है। ठीक है, आपने कहा वॉल्यूम कितना है उसका? V2। आपने कहा उसका प्रेशर कितना है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं P2। और मोल्स कितने हो गए? N2। और टेम्परेचर कितना है? T2। तो इस दूसरे कंटेनर के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल्स टू N2 R T2। लिख सकते हैं ना यहां से हम? अब सर इसको क्या लिखा जा सकता है? ध्यान से देखो यहां पे, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो क्या लिख सकता हूं? P1 V1 अपॉन P2 V2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर, इज इक्वल्स टू N1 R T1 अपॉन में N2 R T2। लिख सकते हैं यहां से? अच्छा, अभी मैंने कहा कि दोनों के दोनों कंटेनर ओपन है, ये दोनों कंटेनर जिनके लिए मैंने ये चीजें लिखी हैं, दोनों कैसे हैं? ओपन। तो आपको ये मान लेना है कि इन दोनों का प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। तो P1 P2 कांस्टेंट है, सेम है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, अच्छा R से R भी मर जाएगा यहां से, तो क्या लिख सकते हो आप? V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 T1 अपॉन N2 T2, या फिर V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 T2। बोलो समझ आती है बात? क्लियर है इतना? छोटी सी बात है, यहां से एक चीज पकड़नी है बस, प्रेशर कितना होगा? 1 atm कांस्टेंट होगा, ओपन वेसल है तो। V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 T2। ये क्लियर हुआ तो आगे चलूं? मेरे को एक क्वेश्चन कराना है इस पर। हाँ, ये इक्वेशन ओपन वेसल पर लगा लिए, क्योंकि ओपन वेसल में प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, और सेम है दोनों का प्रेशर, दोनों ही ओपन वेसल है तो दोनों का प्रेशर हम 1 atm लेके चल रहे हैं, तो हमने P से P काट दिया, R तो कट ही जाएगा, कांस्टेंट है। कहाँ N1 कहाँ गया? ये रहा ना, N1 T1 अपॉन N2 T2, यहां लिख दिया मैंने, V1 अपॉन N1 T1 और V2 अपॉन N2 T2। लिखो इसको फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ पूछ। हम्म हम्म बेटा पार्टिकल, वो कंटेनर भी तो घूम रहा है ना तेरा,
हाँ हाँ बिल्कुल। घुमा किस तरह रहा है, तो उसको घुमा किस तरह रहा है? हाँ तो कंटेनर ओपन है ना, उसको घुमा रहा है तो ऑब्वियसली पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन तो करेंगे ही ना। हम्म। हाँ तो आइडियल गैस होगी, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे पर। तो वो एक दो तीन लेयर का मोशन नहीं मानेगा उसको, मतलब क्या कर देगा, तो उसको खत्म कर देगा कि है ही नहीं हो तो तीन लेयर उसमें। अब फिर भी करेगा तो सही ना, 5 लेयर 10 लेयर 8 लेयर करेंगे तो सही। 100% आइडियल तो तेरे को मिलने से रही, पहली बात तो। समस्या ये भी तो है ना हमारे साथ। क्लोज वेसल में तो बेटा देख बात ही अलग हो जाती है। हाँ, उसमें तो क्लोज वेसल में तो प्रेशर का ही ऐसा होता है। खैर प्रेशर तो चेंज कर सकते हो आप उसमें। अब क्लोज वेसल में भी देख दो तरह की वेसल्स पढ़ लेते हैं हम लोग, रिजिड और नॉन रिजिड। तो इस पर भी डिपेंड करेगा ये मोशन किस तरह का होगा, कि आपकी क्लोज वेसल रिजिड है कि नॉन रिजिड है, किस तरह की वो वेसल है। ये मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, चलो मिटाओ इसको, लिख दिया होगा शायद सबने। क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना। लिखो, मैं बोलता हूं। अब वेसल, अब वेसल ओपन टू, अब वेसल ओपन टू एटमोस्फेयर। क्वेश्चन लिखना, अ वेसल open to atmosphere at 27 degree centigrade, open to atmosphere at 27 degree centigrade is heated such that such that 3/5 of the air of the air in it is expand out, is expand out. Calculate the temperature to which the vessel was heated. Calculate the temperature at which vessel was heated. हाँ 477, 27 केल्विन में कितना आएगा, जोड़ 273। A vessel open to atmosphere at 20 degree centigrade is heated such that 3/5 of the air in it is expand out. Calculate the temperature at which vessel was heated. करो, बाकी करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। ओपन वेसल है, ओपन वेसल है तो प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सवाल देख लो एक बार, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ओपन कंटेनर है। इस ओपन कंटेनर में एक गैस भरी हुई है, सही है। अच्छा ये गैस भरी हुई है तो हमने कहा, हाँ बेटा बोलो।
अच्छा, सच दैट 3/5 ऑफ द एयर, मतलब उसमें जितनी भी एयर है ना उसकी 3/5 एयर बाहर चली गई है हीट करने की वजह से। हमने क्या किया, इस गैस को देखा कितने टेम्परेचर पर रखी हुई है ये, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको हीट करना शुरू किया, सही है। हीट किया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, कुछ गैस यहां से बाहर निकल गई। कितनी निकल गई, मान लो पहले इसके कितने मोल थे तुम्हारे पास, n मोल थे, तो अब इसमें से 3/5 बाहर निकल गई। 3/5 बाहर निकल गई तो मतलब कितनी रह गई, n इंटू 2/5, या आप कह दो 2/5 इंटू n। अरे 3/5 बाहर निकल गई तो कितनी बची, 2/5 बची ना, तो आप कह सकते हो कितनी बच गई, 2/5 n, इतने मोल्स बच गए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा, n नहीं लिखा था, मैंने लिखा था n इंटू 2/5। मैंने ऐसा कहा कि मान लो इसके मेरे पास n मोल है, सही है। अब मैंने कहा 3/5 निकल गई, वो मैंने ऐसे लिख दिया था यार, n इंटू 2/5। ठीक है, इतना घबराता क्यों, तो 2/5 n। चलो अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? सर बिल्कुल रहेगा, दोनों ओपन वेसल है। अरे इसी वेसल में तो आप इसको हीट कर रहे हो। पहले प्रेशर कितना था, 1 atm, प्रेशर अभी भी कितना है सर, 1 atm, है ना। या पहले प्रेशर मान लो तुम्हारा कितना था, P, अभी भी कितना है प्रेशर, P। तो सर प्रेशर तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है, हीट कर रहे हो, तो हीट करने के बाद क्या टेम्परेचर होगा वो आपसे पूछा है, मतलब आपसे T2 पूछा है ना, ये देकर। अब सर बदला क्या, मोल बदले। मुझे एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज होगा, 3/5 एयर बाहर निकल गई है, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? बाकी बताना। नहीं भाई, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, कैसे, एक बात बताओ मेरे को, मान लो 3/5 एयर निकल गई, इतनी बची, तो ये जो एयर है ये क्या इतनी जगह में ही रहेगी, एयर है भैया, एक्सपेंड करेगी, पूरे कंटेनर में ही आ जाएगी, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगाना, कि यहां से हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम को भी चेंज कर देते हैं। हम कह देते हैं वॉल्यूम पहले v होगा तो अब कितना हो जाएगा, 2/5v। ठीक है, मोल भी कितने हो जाएंगे, 2/5n, पहले n थे तो अब 2/5n। वॉल्यूम भी इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मोल निकले हैं तो इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम खत्म होगा, ऐसा समझते हैं हम लोग। ठीक है, पर सिंस, रुक जाए 1 मिनट यार, सिंस ये जो गैस है जब निकल गई उसके बाद ये पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से कि गैसेस जो है पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, अच्छा, यानी कि मोल चेंज हुए, 2/5n हो गए। बस अब निकाल दो, हमने अभी इक्वेशन पढ़ा था, v1 अपॉन n1 t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन n2 t2, सही है। अच्छा, v1 और v2 तो दोनों सेम ही है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आप लिख सकते हो n1 t1 इज इक्वल्स टू n2 t2। n1 मान लो कितना, n ही मान लो, t1 कितना हो गया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदला तो कितना आएगा 300, इज इक्वल्स टू n2 कितना रह गया आपका 2/5n, t2 आपको कैलकुलेट करना है, तो n से n मर गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500/2 इज इक्वल्स टू T2। तो केल्विन में कितना आ गया आपके पास 750 केल्विन, सही है। यहां पर एक सवाल और दिमाग में आ सकता है आपके, कि सर ये ओपन वेसल है तो ये बाहर नहीं निकलेगी क्या, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हाँ, हमको तो क्वेश्चन करना है ना, हमको तो क्वेश्चन करना है, हमसे तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी थी, बात ही नहीं कर रहा बाहर निकलने की, बाहर तो वो निकाल रहा है हीट करके, तो बस वही माननी है कि हीट करके गैस जो है वो बाहर निकली है, वही बाहर निकली है, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ बच्चे कहें सर वैसे तो ये कंटेनर खाली हो जाएगा, हो जाने दो, सवाल ही ऐसा दिया है उसने। बोलो क्लियर होता है सवाल? हाँ, विनय क्या पूछ रहा था बोल। हाँ, कंटेनर चेंज करेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, अगर कंटेनर अलग साइज का या वॉल्यूम का लिया है उसने तो।
वो आपसे कह देगी 1 लीटर के कंटेनर से 2 लीटर के कंटेनर में डाल दिया आपने, समझ रहे हो कैसे होता वो। ये V1 और V2 कब सिग्निफिकेंस है, कब काम आएंगे। आपसे सवाल ऐसा दे दिया कि एक लीटर के कंटेनर में एक गैस रखी है, उसको हीट किया है, ऐसे किया, और फिर जो बची हुई गैस है उसको 2 लीटर के कंटेनर में डाला है, जो गैस बची है उसको 2 लीटर के कंटेनर में डाला है, और तब यही बातें आपसे पूछ ली। तब 1 लीटर के कंटेनर में उस गैस का वॉल्यूम 1 लीटर होगा, 2 लीटर के कंटेनर में उसका वॉल्यूम 2 लीटर होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, क्लियर है। तो चलिए ये ओपन वेसल था। एज सच डायरेक्ट इससे सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट सवाल एक बार कनेक्टेड वेसल से आया हुआ है 2016 में जेई के अंदर, ठीक है, वो हम देखेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम क्लोज वेसल भी देखेंगे। तो अभी आपने अगर ये नोट कर लिया है तो यू कैन लीव, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कितनी देर है?